हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मीज़ो। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम 20 एमसीक्यूज करने वाले हैं ऑन इंडियन एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम के ऊपर। ठीक है, और ये जेकेएसएसबी के हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं इस शानदार से मज़ेदार से सेशन को। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। द इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम वाज प्राइमरली इनिशिएटेड बाई, कि इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम है उसको इनिशिएट किसके द्वारा किया गया, किसने किया? ऑप्शन यस, बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। होमी जहांगीर बाबा जिन्हें सबसे पहले क्या किया था, एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम को इनिशिएट किया था। ठीक है, और इन्हें हम फादर फादर ऑफ इंडियन एटॉमिक प्रोग्राम भी कहते हैं। फादर ऑफ इंडियन एटॉमिक प्रोग्राम भी कहते हैं। उन्होंने क्या किया था, 1940 में न्यूक्लियर रिसर्च स्टार्ट की थी। 1940 में ये कारवां स्टार्ट हुआ। 1940 में उन्होंने स्टार्ट किया था न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिसर्च न्यूक्लियर रिसर्च स्टार्ट किया था। ठीक है, और लेटर ऑन जो इंडिया का क्या बना, एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम प्लान बना। ठीक है, उनकी लीडरशिप में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाए गए। क्या क्या बनाया गया? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एनर्जी और दूसरा एनर्जी एटॉमिक एनर्जी कमीशन भी बनाया गया। एटॉमिक एनर्जी कमीशन भी बनाया गया, AEC एटॉमिक एनर्जी कमीशन, और दूसरा हमारे पास DAE बनाया गया। ठीक है, और अगर हम विक्रम साराभाई जी की बात करें तो ये स्पेस प्रोग्राम के रिलेटेड है, विक्रम साराभाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है द एटॉमिक एनर्जी कमीशन। द एटॉमिक एनर्जी कमीशन द एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन, कब एस्टेब्लिश्ड हुआ? एटॉमिक एनर्जी कमीशन कब बनाया गया? 1948 में बनाया गया। एटॉमिक एनर्जी कमीशन 1948 में एस्टेब्लिश हुआ। इसका काम था कि इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी और रिसर्च का डायरेक्शन डिसाइड करना। बेसिकली AEC जो है, ये क्या है? गवर्नमेंट की एडवाइजरी और पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। क्या है ये? एक एडवाइजरी, ये याद रखना, और ये क्या है? एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। ठीक है, जो किसके अंडर काम करती है? DAE के अंडर काम करती है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर काम करती है। ठीक है, 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, और 1954 की अगर बात करें, 1954 की बात करें, तो DAE की एस्टेब्लिशमेंट इसी डेट को हुई थी। ठीक है जी, 1954 को। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। द एटॉमिक एनर्जी एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? एटॉमिक एनर्जी एक्ट कब पास हुआ? 1948 में हुआ, 1954 में हुआ, 1962 में हुआ, या फिर 1974 में हुआ? क्वेश्चन नंबर 3, 1962 में हुआ। तो एटॉमिक एनर्जी एक्ट कब पास हुआ? एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 में पास हुआ। और ये एक्ट न्यूक्लियर एनर्जी की डेवलपमेंट, उसके कंट्रोल को लीगल फ्रेमवर्क देता है। इसकी डेवलपमेंट को, या फिर कह सकते हैं उसके कंट्रोल को, एटॉमिक एनर्जी कंट्रोल को क्या देता है? एक लीगल फ्रेमवर्क, लीगल बैकिंग देता है। लीगल बैकिंग का मतलब क्या हो गया कि इस एक्ट के अंडर क्या करेगी गवर्नमेंट को? फुल कंट्रोल होगा कि वो कहीं पे भी न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा सकती है, पावर प्लांट लगा सकती है, फिर न्यूक्लियर प्लांट लगा सकती है, या फिर कहीं रिएक्टर बना सकती है, या फिर कोई रिसर्च कर सकती है किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के ऊपर, रेडियो एक्टिव मटेरियल के ऊपर, या फिर कोई और रिसर्च जो न्यूक्लियर के रिलेटेड है, ये सारी चीजें कर सकती है। ठीक है, और ये कब आया? 1962 में एक्ट बना। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE वाज क्रिएटेड इन, अभी मैंने आपको बताया 1954 में हुआ, 1954 में हुआ। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी 1954 में बना। ये डिपार्टमेंट डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में काम करता है। किसके अंडर होता है ये? PM के अंडर में होता है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर होता है, उन्हीं के कंट्रोल में होता है। ठीक है, अनलाइक मोस्ट मिनिस्ट्रीज, उनके लिए अलग मिनिस्टर्स होते हैं, पर ये क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसलिए PM के अंडर होता है। DAE का काम है कि इंडिया की न्यूक्लियर रिसर्च, पावर जनरेशन, फ्यूल प्रोडक्शन और सेफ्टी को मैनेज करना। किसको मैनेज करना? DAE का काम क्या होता है? DAE का काम काम क्या होता है हमारे पास? पावर जनरेशन, पावर जनरेशन हो गया, फ्यूल प्रोडक्शन हो गया, फ्यूल प्रोडक्शन हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या करना? सेफ्टी देखना। अगर कहीं पे पावर प्लांट लगाए तो सेफ्टी भी ऑब्वियसली जो वहाँ पे इनहेबिटेंट्स जो लोग रह रहे होंगे उनकी देखना है ना, तो इसलिए इनका ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हो जाता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रोम्बे AEET वाज रीनेम्ड एज। ठीक है जी, एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रोम्बे का रीनेम किया गया, उसका नाम चेंज किया गया। तो क्या रखा गया उसका नाम? BARC रखा गया। क्या रखा गया? BARC, एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रोम्बे का रीनेम 1966 में किया गया था। 1966 में किया गया था, 1966 में किया गया था
या फिर 1967 में किया गया था। और और ये BARC है क्या? ये है हमारे पास भाभा भाभा एटॉमिक रिसर्च रिसर्च सेंटर। ठीक है जी, ये नाम बदल के रख दिया था, बनाया गया था। ठीक है, ये इंडिया का मेन न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। ये क्या है? मेन न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। रिसर्च सेंटर है। ठीक है जी, मेन न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। यहाँ पर न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिएक्टर्स रिएक्टर्स या फिर आइसोटॉप्स, है ना, आइसोटॉप्स या फिर न्यूक्लियर साइंस के रिलेटेड रिसर्च होती है मेनली। यहाँ पे क्या होती है? रिसर्च होती है मेनली। ठीक है, ठीक है। ये जो हमारे पास ऑप्शन ए है ना, IGCAR, ठीक है जी, ये क्या है हमारे पास? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर सेंटर है। ये क्या है? एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर सेंटर है। ठीक है, जो कहाँ पे है? कलपक्कम में है। कलपक्कम में है। ठीक है, ये जो हमारे पास NPCL है, ये क्या है? ये हमारे पास है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या है ये? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्या करता है? पावर जनरेशन में हेल्पफुल है। पावर जनरेशन में हेल्पफुल है। ठीक है, और ये AERB, ये क्या है? एक सिंपली एक रेगुलेटरी बॉडी है। रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी है जो किस पे काम करती है? न्यूक्लियर न्यूक्लियर सेफ्टी पे काम करती है। न्यूक्लियर सेफ्टी पे काम करती है, क्योंकि बहुत हैजार्डस मटेरियल होता है ये। ठीक है, और इसलिए अलग से हमें क्या है? एक बॉडी चाहिए इसको, इसकी देखभाल करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इंडियाज फर्स्ट रिसर्च रिएक्टर अप्सरा वाज कमीशन्ड इन। ठीक है जी, इंडिया का जो पहला रिसर्च रिएक्टर था अप्सरा, उसको कब कमीशन किया गया? ठीक है, 1956 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1956 में किया गया। ठीक है, 1956 में इंडिया का पहला रिसर्च रिएक्टर था अप्सरा। ठीक है, ये एशिया का पहला रिएक्टर था, ये भी याद रखना। ये एशिया का भी पहला रिएक्टर था, फर्स्ट रिएक्टर था। ये एशिया का भी फर्स्ट रिएक्टर था। और ये रिएक्टर जो है BARC ट्रोम्बे में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। ठीक है जी, और रिसर्च के लिए इसको हम रिसर्च के लिए यूज करते हैं। और रिसर्च में भी हम क्या करते हैं? जैसे फ्यूल टेस्टिंग होगी, आइसोटॉप प्रोडक्शन होगी, जैसे हमने ऊपर देखा, आइसोटॉप प्रोडक्शन होगी, या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए हम इसका यूज करते हैं। फिजिक्स के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, सर्कस रिएक्टर वाज बिल्ट विद कोलैबोरेशन फ्रॉम। ठीक है जी, सर्कस रिएक्टर वाज बिल्ट विद कोलैबोरेशन फ्रॉम कनाडा। ठीक है जी, ये इसकी अगर हम फुल फॉर्म देखें तो ये था हमारे पास कनाडा इंडिया रिएक्टर। ठीक है, US सप्लाइड हैवी वाटर। ठीक है, US सप्लाइड हैवी वाटर। ठीक है, हैवी वाटर हम ड्यूटेरियम यूज करते हैं, वो अलग देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये कब बना? 1960 में। 1960 में एस्टेब्लिश हुआ। इसका डिजाइन कनाडा के नेशनल रिसर्च काउंसिल के कोलैबोरेशन में हुआ था। ठीक है जी, और ये सर्कस रिएक्टर जो है हमारे पास, इसने क्या किया था? लिखते हैं यहाँ पे, प्लूटोनियम को प्लूटोनियम प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसने प्लूटोनियम प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जो लेटर इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट के लिए यूज हुआ था। ठीक है, USA इनिशियल टेक्निकल सपोर्टर था, बट रिएक्टर बिल्ड कनाडा की हेल्प से हुआ था। ठीक है, रशिया और फ्रांस ये कंट्रीज सर्कस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कनाडा। नेक्स्ट हमारे पास, इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज। इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा है? तारापुर। ठीक है जी, तारापुर इज द फर्स्ट न्यूक्लियर सेंटर। ये ये कहाँ पे है हमारे पास? महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ लिखे? यहाँ लिख देते हैं, महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर है। कब बना ये? 1969 में बना। ठीक है, इसमें 1969 में ऑपरेशनल हुआ, ये कह सकते हैं हम। ठीक है, ये इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट था, और इनिशियली USA की हेल्प से 2 बॉइलिंग वाटर रिएक्टर इंस्टॉल किए गए थे यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद ये लेटर बना, बाद में बना। ठीक है, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है, जो काइगा है, कुंडलक्यूलम तमिलनाडु में है, और ये जो काइगा है, ये है हमारे पास कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका में। ये लेटर ऑपरेशनल हुआ। ठीक है, और कलपक्कम जो है ये रिसर्च के रिलेटेड है। ठीक है, कलपक्कम जो है ये रिसर्च के रिलेटेड है। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट जो हम क्या देखते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स देखते हैं जो इंडिया के अंदर है, तो हम सबसे पहले एक मैप ड्रा करते हैं, तो उसमें देखते हैं कि कौन सा कहाँ पे है। ठीक है, सबसे पहले है हमारे पास, कैसे स्टार्ट करते हैं, हमारे पास यहाँ पे है हमारे पास नरोरा।
नरोरा एटॉमिक एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ पे है ये? नरोरा उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ये याद रखना आप, नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे तमिलनाडु में, हम देखते हैं यहाँ पे एक है हमारे पास मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट, मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ पे? कलापक्कम में, कला के एल कलपक्कम में है, ठीक है, कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट एक और है यहाँ पे, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर ही है वो भी, वो है कुंडनक्यूलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन या फिर पावर प्लांट भी बोल सकते हैं, और ये कहाँ पे? ये भी तमिलनाडु के अंदर है, ये याद रखना आप। नेक्स्ट हम देखते हैं एक हमारे पास कर्नाटका के अंदर है, अगर हम देखें कर्नाटका के अंदर है, उसको बोलते हैं काइगा जनरेटिंग स्टेशन बोलते हैं, इसका नाम है, और ये कहाँ पे हमारे पास? कर्नाटका के अंदर है, ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास तारापुर महाराष्ट्र के अंदर, देखते हैं महाराष्ट्र का, यहाँ है महाराष्ट्र, अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा हमारे पास? तारापुर, ठीक है, तारापुर पावर प्लांट कहाँ है ये? महाराष्ट्र के अंदर, नेक्स्ट है हमारे पास काकरापुर, जो हमारे पास गुजरात के अंदर है, ठीक है जी, यहाँ देखते हैं हम काकरापुर पावर प्लांट, ये कहाँ पे हमारे पास? गुजरात के अंदर है, ठीक है जी। एक है हमारे पास राजस्थान के अंदर, थोड़ा सा ऊपर राजस्थान के अंदर, उसे हम बोलेंगे राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट, कोटा राजस्थान के अंदर है, ये मैंने कुछ जो मेन है ये रखे, क्योंकि कभी कभी ये पूछा जाता है कि कौन सा जो पावर प्लांट है वो कौन सी स्टेट में है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये लिख दिए कुछ, ये आप अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है, कौन सा एटॉमिक पावर स्टेशन या फिर पावर प्लांट जो है वो कौन सी जगह पे है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 ही है ना, यस, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास तारापुर हमने देख लिया, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पे? तारापुर, ये देख लिया ना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन स्टार्टेड ऑपरेशन इन, कब स्टार्ट किए ऑपरेशंस? जैसे मैंने ऊपर लिखा था 1969 में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1969 में सबसे पहले जो है ये ऑपरेशनल हुआ था, ठीक है, और ये इंडिया का पहला कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट था, ठीक है, फर्स्ट, ये लिख देती हूँ मैं, फर्स्ट कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट था, ठीक है, और इनिशियली यहाँ पे क्या है? बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, BWRS, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स यहाँ पे इंस्टॉल किए गए थे, किसकी टेक्निकल सपोर्ट की मदद से? यूएसए की टेक्निकल सपोर्ट की मदद से हमने यहाँ पे स्टार्ट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द 3-stage न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम वाज डिजाइन टू यूटिलाइज इंडियाज वास्ट रिसोर्सेज ऑफ, जो 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोग्राम था, न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम था, वो डिजाइन हुआ था इनमें से किसको यूटिलाइज करने के लिए, ठीक है जी, किसकी एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए ये वाला 3-stage न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम जो है वो डिजाइन किया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, थोरियम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर हम थोड़ा सा देखें यहाँ पे, हम एंड पे भी देखेंगे इसको अच्छे से, पहले हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो इसमें थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे देखते हैं कि 3-stage न्यूक्लियर प्रोग्राम का डिजाइन होमी बाबा ने किया था, सबसे पहले ये चीज हमने याद रखनी है, किसने किया था? होमी बाबा ने किया था इसका डिजाइन। उसके बाद रीजन क्या था? रीजन ये था कि इंडिया में यूरेनियम जो है ना वो लिमिटेड मात्रा में है, यूरेनियम जो है वो बहुत लिमिटेड है, यूरेनियम की जगह हमारे पास थोरियम जो है वो बहुत अबंडेंट है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, ठीक है, लगभग हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड का अप्रोक्सीमेट 25% जो है वर्ल्ड का रिजर्व जो है वो इंडिया के अंदर मिलता है। इसमें हमारे पास 3 स्टेज है, जैसे यहाँ पे लिखा है 3 स्टेज, तो हम देखते हैं कि स्टेज 1 में क्या होगा, स्टेज 2 में क्या होगा, और स्टेज 3 में क्या होगा, ठीक है। स्टेज 1 में हमारे पास होता है, अगर हम स्टेज 1 की बात करते हैं तो थोड़ा सा हम इसको अच्छे से देख लेते हैं कि कैसे कैसे होता है, ठीक है, स्टेज 1 की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे स्टेज 1 में इंडिया ने नॉर्मल यूरेनियम का यूज किया था, ठीक है जी, स्टेज 1 में इंडिया ने क्या किया था? नॉर्मल यूरेनियम 3 यूरेनियम 238 का यूज किया था, 8 यूरेनियम 238 का यूज किया था, सबसे पहले ये बात याद रखनी है, ठीक है जी, यूरेनियम 238 का यूज किया था। क्या हुआ था एक्चुअली, यहाँ पे फिशन होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? फिशन होता है, स्प्लिट होती है, ठीक है जी,
स्प्लिट होना, फिशन मतलब स्प्लिट होना, टूटना, स्प्लिट होना, ठीक है, उसे फिशन बोलते हैं। ठीक है, स्टेज 1 में हमारे पास क्या हुआ था? स्टेज 1 में यूरेनियम को हमने, बहुत शॉर्टकट रखते हैं, यूरेनियम को हमने हैवी वाटर के साथ रिएक्ट करके यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की थी। हमने क्या किया था? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की थी। यूरेनियम के साथ हमने हैवी वाटर लगा के यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की थी और निकला था हमारे पास प्लूटोनियम, प्लूटोनियम 239। स्टेज 2 में क्या हुआ था? स्टेज 2 में हुआ था प्लूटोनियम 239 को यूरेनियम 238 के साथ हमने रिएक्ट करवाया, मिलाया, उससे ज़्यादा फ्यूल बना, ज़्यादा फ्यूल बना, ज़्यादा फ्यूल बना तो उससे क्या हुआ? ज़्यादा एनर्जी निकली और ये इसे बोलते हैं हम फास्ट ब्रीडर, फास्ट ब्रीडर। एंड में बहुत डिटेल से करेंगे, यहाँ मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताती हूँ क्या है क्या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास PO 239 को हमने प्लस थोरियम के साथ ऐड किया तो यहाँ पे बना हमारे पास यूरेनियम 233 प्लस इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या था हमारे पास? सेल्फ सफिशिएंट एनर्जी जनरेशन। ठीक है, ये 3 स्टेजेस थी। ठीक है जी, ये 3 स्टेजेस थी किसकी? हमारे पास रिएक्टर की। ठीक है, स्टेज 1 में क्या हुआ, स्टेज 2 में और स्टेज 3 में क्या हुआ? ठीक है, अबंडेंट मात्रा में हमारे पास क्या मिलता है? थोरियम मिलता है लगभग 25%। तो इसको यूज करने के लिए हमने 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम डिजाइन किया। ठीक है जी, हमने क्या किया? न्यूक्लियर पावर यहाँ पे डिजाइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टेज 1 ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम प्राइमरली यूजेस। ठीक है जी, स्टेज 1 न्यूक्लियर प्रोग्राम जो था वो पहले स्टेज में किसको यूज कर रहा था? अभी मैंने आपको बताया यूरेनियम 238 को। ठीक है, नेचुरल यूरेनियम को यूज कर रहा है, नेचुरल यूरेनियम। ठीक है, नेचुरल यूरेनियम को सबसे पहले यूज किया। ठीक है, नेचुरल यूरेनियम कौन सा? यूरेनियम 238, ये याद रखना, यूरेनियम 238। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगर हम इस स्टेज को एक्सप्लेन करें, स्टेज 1 का मेन गोल था इलेक्ट्रिसिटी बनाना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। ठीक है जी, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना इसमें। और हमारे पास क्या, एक तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, दूसरा हमारे पास क्या है? प्लूटोनियम 239 को प्रोड्यूस करना। जैसे यहाँ पे हमने देखा प्लूटोनियम 239 से 9 के बाद हमने यूरेनियम 238 नेचुरल यूरेनियम ऐड किया तो हमारे पास ज़्यादा फ्यूल बना। और यहाँ पे देखो हमने थोरियम यूज़ किया, तो हमारा मेन मोटिव था कि थोरियम इंडिया में ज़्यादा मिल रहा है तो इस थोरियम को यूज़ करते हैं। तो इसीलिए 3 स्टेजेस हमें बनानी पड़ी ताकि हम थोरियम को यूज़ अच्छे से कर सकें। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारे पास? सबसे पहले होता है हमारे पास इसमें प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का यूज होता है। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का यूज होता है जिसको हम PHWRS बोलते हैं, इसकी एब्रीविएशन यूज होता है। उसके बाद क्या होता है कि फ्यूल के तौर पर क्या यूज होता है? नेचुरल यूरेनियम यूज होता है जो क्या है? U238 क्या U238 होता है प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ हम क्या यूज करते हैं? यूरेनियम 235। बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में हम यूरेनियम कौन सा यूज करते हैं? 235 यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ये यूरेनियम 238 है, इससे हम क्या करते हैं? प्लूटोनियम 239 बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, 239 बन गया। अब यहाँ तक हमारे पास प्लूटोनियम 239 बन गया। अब ये प्लूटोनियम 239 क्या होगा? ये सेकंड रिएक्टर में यूज होगा। ये क्या करेगा? सेकंड रिएक्टर में यूज होगा और उसको कहते हैं हम फास्ट ब्रीडर कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? फास्ट ब्रीडर। तो इसलिए स्टेज 1 भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। ठीक है, स्टेज 1 में एनरिच्ड यूरेनियम या फिर थोरियम डायरेक्टली यूज नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें सबसे पहले ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं तो उसके बाद जाके हम उसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कहाँ कहाँ पे हम देख सकते हैं? ये तारापुर में ऐसा किया गया है, रावित भाटा हो गया, कखरापुर। ठीक है, ये मेन जो है ना वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि कौन कौन सी स्टेट्स के अंदर है। काइगा जैसे हमने मैप देखा, मैप में हमने आराम से बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास स्टेज 2 ऑफ द प्रोग्राम इन्वॉल्व। स्टेज 2 में क्या इन्वॉल्व होता है? स्टेज 2 में इसमें से कौन सी चीज इन्वॉल्व होती है? सी,
प्रेशराइज्ड हैवी वाटर नो, तो फर्स्ट में इन्वॉल्व हो गया लाइट वाटर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है, एफ बी आर। स्टेज सेकंड का गोल होता है कि स्टेज वन में जो प्लूटोनियम निकला ना उसे यूज करके फ्यूल प्रोड्यूस करना और ज्यादा। ठीक है, फास्ट ब्रीडर में क्या होता है, प्लूटोनियम 239 एज अ फ्यूल यूज करती है, और ये ब्रीडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि रिएक्टर अपने फ्यूल से ज्यादा फिसाइल मटेरियल प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे ब्रीडर क्यों कहा जाता है, वाई इट इज नोन एज ब्रीडर, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो ब्रीडर है ना वो अपने फ्यूल से मतलब फ्यूल से ज्यादा ज्यादा फिसाइल मटेरियल प्रोड्यूस करता है। फिसाइल मटेरियल मतलब टूटने वाला मटेरियल, जिस चीज से जो स्प्लिट होगा तो उससे एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी, तो वो यूज होता है। ठीक है, एफ बी आर मतलब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये कहाँ पे हम देख सकते हैं इसको, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जिसे हम बोलते हैं PFBR शॉर्ट में अगर बोले तो ये कहाँ पे है, कलपक्कम में। ठीक है, ऑलरेडी देख चुके हैं कहाँ पे है ये। ठीक है, आप देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास, ठीक है, स्टेज 2 में हमने क्या बना दिया, यहाँ पे प्लूटोनियम का यूज किया। और ठीक है, स्टेज सेकंड के बिना स्टेज थर्ड का थोरियम प्रोग्राम फुली ऑपरेशनल नहीं हो सकता, क्योंकि प्लूटोनियम क्या होगा, प्लूटोनियम होगा तो तभी थोरियम हम यूज कर पाएंगे। कहाँ मैंने बताया था, ये रहा। ठीक है, ये बताया था। अब नेक्स्ट हमारे पास द कमानी रिएक्टर इज यूनिक बिकॉज इट यूजेज, कमानी रिएक्टर बहुत यूनिक रिएक्टर है। क्यों, क्योंकि ये यूरेनियम 233 को भी यूज कर सकता है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि इट यूजेज यूरेनियम 233। कमानी रिएक्टर तमिलनाडु में है। कहाँ पे है ये, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, ये याद रखना आप, इंपॉर्टेंट चीज है। कौन सा रिएक्टर कहाँ पे है, ठीक है, तमिलनाडु के कलपक्कम में है कमानी रिएक्टर। कहाँ पे है, तमिलनाडु के कलपक्कम में है ये वाला रिएक्टर। ये वर्ल्ड का पहला रिएक्टर है जो यूरेनियम 233 फ्यूल से ऑपरेट होता है। यूरेनियम 233 थोरियम 232 से कन्वर्ट करके प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, थोरियम 232 से प्रोड्यूस होता है यूरेनियम 233 से। फिर ये वाला रिएक्टर जो है हेल्पफुल होता है इस चीज़ के लिए। मेन पर्पस क्या है इसका, पर्पस क्या है, हम क्या करते हैं यहाँ पे, टेस्टिंग करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, ऑफ यूरेनियम 233। ठीक है, 233 रिसर्च हो गया, न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल स्टडीज के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये रिएक्टर बहुत छोटा होता है, लगभग 30 किलोवाट रिएक्टर का होता है ये वाला। तो मेनली रिसर्च पर्पसेस के लिए हम इसे यूज करते हैं, कमानी रिएक्टर को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा 1974 वाज कंडक्टेड एट, कहाँ पे हुआ था ये वाला स्माइलिंग बुद्धा, जो फर्स्ट हमारे पास सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट जो इंडिया ने किया था, पोखरन में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पोखरन में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था ये, जैसे डेट मैंने ऑलरेडी आपको बताई है, फिर बताती हूँ, 18 मई 1974 में हुआ था, 1974 में हुआ था। कहाँ हुआ था, पोखरन। पोखरन कहाँ है, राजस्थान के अंदर, पोखरन राजस्थान के अंदर हुआ था। ठीक है, ये एक डेजर्ट एरिया था, रिमोट एरिया था, और सेफ प्लेस थी। एक न्यूक्लियर पावर ने इसको न्यूक्लियर पावर को टेस्ट करने की, मतलब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने की। तो ये पीसफुल जगह थी जहाँ पे किसी को हार्म नहीं हो सकता था, तो इसलिए हमने ये राजस्थान का डेजर्ट वाला एरिया चुना था, बहुत रिमोट एरिया था, तो यहाँ पे हमने चुना था। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, बहुत बार ये जीकेएसएसबी में इस पर क्वेश्चन आ चुका है। ये क्या था, एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था। ठीक है, इंडिया ने फिर इसके बाद क्या किया था, ऑफिशियली लिस्टेड हो गया था कि इंडिया भी एक कंट्री है जो न्यूक्लियर कैपेबल है। इंडिया भी एक न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री है। ठीक है, इंडिया क्या है, एक न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास प्लूटोनियम फिसाइल मटेरियल यूज किया गया था। ठीक है, कलपक्कम रिसर्च रिएक्टर के साथ के लिए फेमस है, टेस्ट नहीं है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी, कलपक्कम हो गया, ये तारापुर हो गया, ट्रॉम्बे हो गई, अच्छे से देख लिए हैं ऊपर वाले क्वेश्चंस में ऑप्शंस। पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट वाज कंडक्टेड इन, पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट कब कंडक्ट हुआ, 1998 में हुआ। 1998 में पोखरण 2 टेस्ट जो है वो कंडक्ट हुआ था। ठीक है, पोखरण 2 के इंडिया के जो 5 न्यूक्लियर टेस्ट हैं, जो 11 से लेके 13 मई 1998 में राजस्थान के पोखरण में हुए थे, तो इसके अंदर हमने थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस का यूज किया था, और फिशन बॉम्ब्स दोनों टेस्ट हुए थे यहाँ पे। थर्मल न्यूक्लियर डिवाइस
थर्मल न्यूक्लियर डिवाइस, एक तो ये यूज़ किया था, उसके बाद हमने बॉम्ब्स भी यूज़ किए, बॉम्ब्स, फिशन बॉम्ब्स जो थे ना उनका भी टेस्ट किया था यहाँ पे, और इंडिया ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया था अपने आप को न्यूक्लियर वेपन स्टेट, न्यूक्लियर वेपन स्टेट। ठीक है, इसके बाद जो हमने पोखरण सेकंड किया तो इसके बाद ही इंडिया ने खुद को एज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट कहा। ठीक है, मॉडर्न मॉडर्न जो न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी है वर्ल्ड ने एक्नॉलेज की थी, कब, पोखरण सेकंड टेस्ट के बाद। ठीक है, और हम अगर उसके अगर बाकी ऑप्शन हमें देखती हूँ तो 1971 में इंडिया पाक वार हुई थी, इंडिया एंड पाकिस्तान वार हुई थी। ठीक है, 1974 में पोखरण टेस्ट हुआ था, स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट। ठीक है, और 1995 में एज सच इंपॉर्टेंट डेट नहीं हो तो 1998 में हमारे पास जो पोखरण सेकंड टेस्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी जो हमारे पास है TERB है, वो कब एस्टेब्लिश हुई थी, 1983 में। डिस्कस कर चुकी है ना, और मैंने आपको ऊपर ये बताया था कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेडिएशन रिलेटेड कोई गाइडलाइंस देनी हो, क्या क्या करना हो, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी डेट्स आप ऑलरेडी जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है कि इंडिया होल्ड्स अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स नॉन थोरियम रिजर्व्स। अब मैंने आपको डिटेल में बताया कितना, 25% अप्रोक्सीमेटली, 25% थोरियम रिजर्व जो है वो इंडिया के अंदर है। स्टेट्स देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी है, केरला, केरला, उड़ीसा, उड़ीसा और झारखंड, झारखंड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास थोरियम मिलता है। थोरियम कौन सा मिलता है, थोरियम, थोरियम हमारे पास थोरियम 232, ठीक है, फॉर्म में होता है, 232 की फॉर्म में होता है। ठीक है, थोरियम को यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करते हैं हम। ठीक है, ये 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम में कोर रिसोर्स का काम करता है। क्यों थोरियम यूज करते हैं, क्योंकि अवेलेबल ही इंडिया के अंदर यही है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, द प्रोटोटाइप फर्स्ट ब्रीडर रिएक्टर इज लोकेटेड इन कलपक्कम। ठीक है, बाकी आप सब जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया, पावर स्टेशन इन इंडिया इज लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इंडिया में कौन सा है, ये बताना है आपको, कुंडनक्यूलम। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। कहाँ पे है ये, तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु, कुंडनक्यूलम तमिलनाडु के अंदर। ठीक है जी, इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 2000 प्लस MWE 2 यूनिट्स। ठीक है, ऑपरेशनल, ऑपरेशनल भी लिख देते हैं यहाँ पे, ऑपरेशनल, ऑपरेशनल और यूनिट्स इन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये याद रखना आप। ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और रिएक्टर्स टाइप यहाँ पे हमारे पास है VVER। कौन सा है, VVER। ये क्या है, एक रशियन डिजाइन है, डिजाइन है, रशियन डिजाइन, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, वाटर रिएक्टर। ठीक है जी, वाटर रिएक्टर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडिया की जो मेजर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए बहुत मेजर रोल प्ले करता है ये। ठीक है, नरोरा जो है ये इसकी स्मॉल, ये स्मॉल कैपेसिटी है, इसकी कैपेसिटी है इसकी, इतनी बड़ी नहीं है। ठीक है, और काइगा जो भी है ये भी स्मॉलर कैपेसिटी है। तो ये जो हमारे पास तारापुर था ये फर्स्ट वाला था, फर्स्ट वाला था, देख लिया हमने। द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी फंक्शंस अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर अंडर कंट्रोल होता है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर जनरेशन, रिसर्च रिएक्टर, फ्यूल प्रोडक्शन, या फिर रेडिएशन प्रोटेक्शन हो गया, कोई सेफ्टी चीज़ें होगी, तो ये सारी की सारी चीज़ें डील करता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं। इंडियन एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम, ठीक है, वन लाइनर रिवीजन, ये आपकी रिवीजन के लिए हमने रखा है। ठीक है, सबसे पहले 1940 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, फॉर्मली स्ट्रक्चर्ड 1954 में किया गया। लेड किसने किया था, होमी जहांगीर बाबा जी ने। इसको इन्हें हम फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहते हैं, फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम कहते हैं होमी जे भाभा को। नेक्स्ट हमारे पास मैनेज कौन करता है इसे, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो किसके अंडर आती है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर आती है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर आती है। एटॉमिक एनर्जी एक्ट बना गया, जिसे लीगल फ्रेमवर्क दिया गया इसे फॉर पीसफुल न्यूक्लियर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है जी, कब, 1962 में, 1962 में। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन कब बना, 1948 में। इसको फॉर्मुलेट किया गया न्यूक्लियर एज अ न्यूक्लियर पॉलिसी। ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कब बना, ये 1945 में, और ये क्या था, बेस था अर्ली न्यूक्लियर रिसर्च के लिए, इसे बेस माना गया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये क्या है, मेन न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है जो AET में
अर्लियर इसे हम AEET कहते हैं। बाद में ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बना, जैसे हमने वीडियो में भी देखा। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट में अगर हम देखें तो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम था, हमने देखा। उसके बाद हमारे पास स्टेज 1 में हमने जो डिज़ाइन बाई होमी भाभा जी ने डिज़ाइन किया था, और यहाँ पे हमारे पास थोरियम रिज़र्व बहुत एक्सेस में, लगभग 25% हम अप्रॉक्सिमेटली दे सकते हैं कि वर्ल्ड के रिज़र्व थोरियम के इंडिया के अंदर मिलते हैं। तो इसीलिए हमने ये 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम बनाया ताकि हम थोरियम को एक्सप्लॉइट कर सकें, ठीक है? और स्टेज 1 में हमने क्या यूज़ किया? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, हैवी वाटर क्या हो गया? ये वाटर की एक फॉर्म होती है जिसे हम बोलते हैं ड्यूटेरियम, ठीक है जी? ये याद रखना, आप पूछा जाता है कि कौन सी वाटर फॉर्म यूज़ होती है यहाँ पे। तो ये आप याद रखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है कि जिसमें हाइड्रोजन का स्पेशल फॉर्म ड्यूटेरियम होता है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हम नेचुरल यूरेनियम का यूज़ किया, और वहाँ से क्या बनी? इलेक्ट्रिसिटी बनी प्लस प्लूटोनियम बना, इन शॉर्ट। सेकंड स्टेज में ये फर्स्ट ब्रीडर था। क्यों था? हमने बताया कि यहाँ पे फिसाइल मटेरियल ज़्यादा बनता है, इसने प्लूटोनियम को यूज़ किया, ठीक है? यूरेनियम 233 में मतलब प्रोड्यूस हुआ। फिर थोरियम रिएक्टर था, देखो थोरियम एंड पे हमने एक्सप्लॉइट किया, तभी ये 3 स्टेजेस में था, जिसने कन्वर्ट किया यूरेनियम 233 में, तो जिसको हमने लेटर ऑन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में जिसको यूज़ किया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज़ किया। अब इंपॉर्टेंट रिसर्च रिएक्टर्स कौन-कौन से हैं हमारे पास? जैसे अप्सरा हो गया, ये इंडिया का फर्स्ट रिसर्च रिएक्टर है। फर्स्ट रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा है। फिर सर्कस था 1962 में, जो कनाडा की मदद से हमने बनाया था। ध्रुवा था 1985 में, ठीक है? रेडियो आइसोटॉप्स प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल था ये। कमानी था जिसने यूरेनियम 233 को एज अ फ्यूल यूज़ किया। उसके बाद हमारे पास प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर था, जैसे 500 मेगावाट इलेक्ट्रिकल एट कलपक्कम। कहाँ पे था ये? कलपक्कम में था। कुछ न्यूक्लियर पावर स्टेशन देखते हैं, जैसे तारापुर पावर स्टेशन 1969 में बना, इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था। इंडिया में टोटल 22 प्लस ऑपरेटिंग रिएक्टर है 2026 में, ठीक है? ठीक है, मोस्टली कौन से हमारे पास? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर टाइप है, ठीक है? कुंडकुलम में न्यूक्लियर पावर प्लांट बना, लार्जेस्ट है, 2000 प्लस मेगावाट इलेक्ट्रिकल हम इससे जनरेट कर सकते हैं। मेजर न्यूक्लियर टेस्ट हमारे पास ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा 1974 में फर्स्ट टेस्ट हुआ। फिर पोखरण सेकंड था, जिसके बाद इंडिया ने बताया कि हम एक न्यूक्लियर स्टेट है, कंफर्म किया वर्ल्ड को। फिर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। फर्स्ट यूरेनियम डिपॉजिट हमारे पास सिंघभूम झारखंड में मिला 1951 में। फिर इंडिया का बोर्ड 25% है, एज ऑलरेडी डिस्कस्ड। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी 1983 में बनी, किस पे काम करती है? न्यूक्लियर सेफ्टी अथॉरिटी पे बातचीत करती है। ये भी ऑलरेडी देखा हमने। न्यूक्लियर एनर्जी यूज्ड इन, कहाँ यूज़ करते हैं हम न्यूक्लियर एनर्जी को? इलेक्ट्रिसिटी, मेडिसिन, जैसे कैंसर ट्रीटमेंट में ना, कीमोथेरेपी वगैरह में। एंड देन हमारे पास एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, इंडस्ट्री में यूज़ हम करते हैं। टारगेट क्या है हमारे पास? 22,480 प्लस मेगावाट इलेक्ट्रिकल न्यूक्लियर कैपेसिटी बनानी है हमने 2031-32 तक, ठीक है? ये टारगेट जेकेएसएसबी की आदत है फैक्चुअल क्वेश्चन पूछने की, तो ये टारगेट पूछा जा सकता है, ये आप अपने दिमाग में रखेंगे। फोकस एरिया क्या है? कि डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा आज का वीडियो लेक्चर का सफ़र खत्म होता है, ठीक है? अगर ये वीडियो आपको काम की लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और लर्न विद मीज़ो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, लाइक बहुत कम आते हैं, अगर आप लाइक करोगे तो यूट्यूब की एल्गोरिदम में हमारी वीडियो को प्रमोट और किया जाएगा आगे, और आप जैसे एस्पिरेंट्स की हेल्प होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें कि क्या चीज़ आपको पसंद आ रही है, क्या नहीं आ रही है, फिर उसी हिसाब से हम अपनी चेंजिंग भी करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।